बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार ताहिर खलील साहब। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार जो हमेशा से सियासत में मुतहरक रहे, इलेक्शन 2018 के बाद जो पॉलिटिकल कैनवस है उसके ऊपर वो कहीं दिखाई नहीं देते। वो अपनी सियासत के बारे में क्या सोच रहे हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान की अपॉइंटमेंट का जो मौमा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे ताहिर खलील साहब से। और इसके साथ साथ जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की डील के हवाले से जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उस हवाले से भी ताहिर खलील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया भी आपका। जी वसीम, थैंक यू। सर ये बताएं कि चौधरी निसार साहब हमेशा से सियासत में जो है वो काफ़ी मुतहरक रहनुमा के तौर पर सामने आए, लेकिन आम इंतखाबात 2018 के बाद वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर बन रहा है या जो पॉलिटिकल कैनवस है उसके ऊपर दिखाई नहीं देते। ख़ास तौर पर जब इंडिया पाक टेंशन जो है वो इस नहज के ऊपर पहुंच चुकी है, अपने पीक के ऊपर है। थैंक यू इमरान। थैंक यू वसीम। ये चौधरी निसार अली ख़ान का तस्करा तो आपने छेड़ दिया। ये भी एक लंबी कहानी है और मेरे ताल्लुकात जो हैं उनसे, उसका दौरानिया भी तकरीबन 3 अशरों से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। 85 में जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा कौमी असम्बली का, उसके बाद से लेकर अब तक मैं उनको कवर कर रहा हूँ। मजलिस शूरा में भी वो थे और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। बहरहाल पॉलिटिक्स जो है उनके ख़ानदान का एक उनके ख़ानदान में रची बसी है। बावजूद इसके कि उनके ख़ानदान इस लिहाज से एक मुनफरिद नोयत का है कि उसका पस मंज़र एक भरपूर अस्करी बैकग्राउंड भी है उनके साथ और पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बड़ी भरपूर है कि उनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार अली ख़ान, उनके बहनोई, उनके और अज़ीज़ रिश्तेदार, उन सब ये सब फ़ौज से ताल्लुक़ बड़े हाई ऑफिस में रहे हैं। इनके वालिद ख़ुद रावलपिंडी की पॉलिटिक्स में बहुत सरगर्म थे और उन्होंने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। तो चौधरी साहब से ताल्लुक़ जो है वो तो उसकी कहानी उतार चढ़ाव की भी है, धूप छाँव की भी है। और लेकिन एक बात जो है वो चौधरी साहब में बातें तो कई कह सकते हैं और उनके साथ रफ़ाक़त के हवाले से भी और उनके तर्ज़ सियासत के हवाले से भी और उनकी मुआशरत के हवाले से भी कि उनका लोगों के साथ रवैया क्या होता है। बहुत से लोग शाकी रहते हैं कि उनके से वो मिलते नहीं हैं और अक्सर लोगों की रसाई नहीं होती। ख़ुद मुझे एक दफ़ा मियाँ नवाज़ शरीफ ने दौरान सफ़र ये कहा कि आपके पास चौधरी निसार का नंबर है तो मेरी बात करा दें। मैंने कहा जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि भाई बात करा दें, नंबर तो आपके पास होना चाहिए, उनका डायरेक्ट नंबर। क्योंकि नहीं, आप ज़रा करीब हैं तो नंबर आपके पास ही होगा, क्योंकि वो नंबर देते नहीं हैं हमें। तो नंबर वाकई प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं था उनका और एक्सेस बड़ी मुश्किल से होती थी। ये एक शिकायत तो आम थी, लेकिन वो बड़ी खुली सियासत करते हैं चौधरी निसार अली ख़ान, इस लिहाज से कि उनकी सियासत में कोई हैंकी पैंकी, वो जिस रुख पे चलते हैं उसमें कोई दायां बायां नहीं देखते। वो अपनी एक डायरेक्शन तय कर लेते हैं और उस डायरेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ अपनी सियासी ज़िंदगी वाबस्ता की और वो उसके साथ आज तक कायम है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्हें ओन नहीं करती। उनकी लीडरशिप जो जिसकी क़यादत मरीम नवाज़ शरीफ या मियाँ नवाज़ शरीफ कर रहे हैं, वो चौधरी निसार को ओन नहीं करते। लेकिन चौधरी निसार जो है मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं और वो ये नहीं कहते कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया हूँ या सोच रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी उनके जहन में कोई एक शायबा भी हो कि वो तहरीक इंसाफ में या मुस्लिम लीग PML को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाए। उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता है और मुस्लिम लीग के साथ ही अभी हमारी 4 दिन पहले मुलाकात हुई कुछ अब आए हैं आप असल गुफ्तगू पे जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ, तो बड़ी दिलचस्प मुलाकात थी। 2 महीने के वक्फे के बाद ये मुलाकात हुई थी।
तो 2 महीने में बड़ा पुलों के नीचे से पानी भी गुजरा और काफ़ी इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान की सियासी और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के वो निकले और बहुत से लोग कैद भी हो गए और ज़मानतें भी हो गई और फिर दोबारा कैद में चले गए। और इस दौरान चौधरी निसार जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि चौधरी निसार जो है वो सियासत से आउट हो गए और ये दावा भी किया जाता रहा। उनके मुखालफिन जो हैं वो ये दावा करते रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि चौधरी निसार अब सियासत में नहीं आएंगे। मेरा ख़्याल है कि ये सियासत में तो किसी के बारे में ये कहना कि वो सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट हो गया है, बिल्कुल जो है ये बेमानी बात है। कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, नशेब व फराज भी आते हैं, कभी इक़्तिदार में होते हैं, कभी हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठते हैं। तो ये लेकिन बात यह है कि अगर इंसान अपने रवैये, अपने नस्बुल ऐन और अपने नज़रिए पर कायम है तो मेरा ख़्याल है कि ये जो है फिर चौधरी निसार ही का नाम आता है। नहीं, वो अपनी सियासत के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, उनके पास 2 चॉइस थी जब वो इलेक्शन जीता। मुझे पता है कि उन्हें ऑफ़र हुई थी चीफ मिनिस्ट्री की, उस्मान बुज़दार से पहले तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया था उन्हें और उनकी मुलाकातें भी हुई थी उनकी हाई लीडरशिप से। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था और मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे कि चौधरी निसार जो है वो तहरीक इंसाफ में, मैंने कहा नहीं जाएंगे वो, क्योंकि नहीं उनको बड़ी ऑफ़र हो रही है। तो मैंने बताया था, मैंने कहा नहीं जाएंगे वो, इसलिए कि चौधरी निसार अगर वो ऑफ़र कबूल कर लेते और हाउस में कोई एक रुकन अपोजिशन का, मतलब PMLN का या कोई और भी पार्टी का, अगर एक जुमला कह देता लोटा, फिर उनकी सियासत क्या होती? वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाना था। चौधरी निसार अली ख़ान, जिस चौधरी निसार को मैं जानता हूँ, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की और उन्होंने यही फ़ैसला किया कि वो वक्ती तौर पर ख़ामोश रहेंगे, लेकिन यह है कि वो पॉलिटिकल फील्ड में पूरी तरह से इन भी हैं, इस लिहाज से कि अपने हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकायदगी से जाते हैं। अगर कोई उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई वर्कर या कोई उनका वोटर उनके घराने में कोई इंतकाल कर जाए, वो हाज़िरी भी देते हैं वहाँ पर। फिर वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं उनके, और अभी रिसेंटली ये लास्ट वीक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए तो वो बग़ैर बताए गए हैं, हालांकि वो किसी अयादत के लिए गए थे और साथ कुछ वहाँ पर फौतगी भी वगैरह भी हो गई थी, लेकिन वहाँ पर लोगों का हजूम इतना था, मैंने ख़ुद उसकी वीडियो जो वायरल हुई देखी है कि बग़ैर बताए लोग जो हैं वो जमा हो गए और वो उनसे कहा एड्रेस करें। उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है वो ख़त्म नहीं हुई, वो पॉलिटिकल अपने लाइफ में पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं, लेकिन अभी वो समझते हैं, जहाँ तक हमारी रिसेंट जो मीटिंग हुई है उसमें 2-3 बातें मैं समझ सका हूँ। एक तो ये है कि वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि वक्त जो है वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वो क्या वक्त है? एक बात तो ज़रदारी साहब ने भी 2 मरतबा कही है अभी एक हफ़्ते के दौरान कि 1-2 माह बाद जो है वो यहाँ का मौसम तब्दील होने वाला है। अब मैं बल्कि सोच रहा था कि जिस दिन मैं चौधरी निसार से मिल के आया था और उसी दिन ज़रदारी ने ये बात कर दी कि कहीं ज़रदारी ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली थी कि 1-2 माह में मौसम तब्दील, ये तो बात नहीं की चौधरी निसार अली ख़ान ने, लेकिन उनकी बातों से मैं ये तासुर मिल रहा था कि शायद यहाँ पर मुल्क जो है वो इस धाने पर पहुँच चुका है कि वो शायद किसी तब्दीली का मुंतज़िर है। ये तब्दीली किस तरह आ सकती है और इसमें पस पर्दा कौन से अनासिर हैं? देखिए, हमारे सामने तो आईनी तब्दीली का एक ही रास्ता है, वो है पार्लियामेंट, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के बग़ैर कोई आईनी तब्दीली बाहर से नहीं आ सकती। तो मौसम की तब्दीली से क्या मुराद है? इमरान खान को तब्दील करने के हवाले से कोई शतरंज की चालें चली जा रही हैं? देखिए, बात यह है इमरान कि आसिफ अली ज़रदारी एक मुकम्मल पॉलिटिकल आदमी है। उसने चित्राल के मौसम की बात नहीं की कि वहाँ पे बर्फ़बारी होगी तो उसकी हवाएं जो है ठंडी हवाएं दारुल हुकूमत में आएंगी, ये बात नहीं की। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है
कि 2 माह बाद मौत, ये पता नहीं उन्होंने दावा किस तरह किया है आसिफ अली जरदारी ने कि 2 महीने के बाद रावलपिंडी का मौसम तब्दील हो जाएगा। और रावलपिंडी के मौसम के बारे में ज़्यादा बेहतर तो शेख रशीद जानते हैं, क्योंकि उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी है पिंडी, और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से सोचते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से देखिए, असल मसला जो है हमारा है मईशत का, पाकिस्तान का, और जब तक ये मईशत बेहतर नहीं होगी, मईशत जो है अपने पाँव पर खड़ी नहीं होगी, पाकिस्तान के चलने की सूरत जो है बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। बावजूद इसके कि हालिया अरसे में और हालिया हफ्तों में जब से कश्मीर में 5 अगस्त के बाद के वाक़यात हुए हैं, उसके बाद से ख़ारजी महाज पर हमें बहुत कामयाबियाँ मिली हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, आलमी बिरादरी हमारी हमनवा हुई है, और 70 साल के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो एक भरपूर अंदाज से दुनिया के सामने सुने जाने लगा है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन 23 के करीब हेड ऑफ़ द स्टेट के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मिल भी चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दाखिली इस्तेहकाम भी एक हद तक हो गया, लेकिन इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आई, और इकनॉमिक स्टेबिलिटी मशरूत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, कि जब मईशत उस वक्त मजबूत होगी जब यहाँ सियासत मजबूत होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा। सरमाया वहाँ पे आता है जहाँ पर अमन हो। जब बदअमनी हो सरमाया भाग जाता है, फ़रार हो जाता है, उस मुल्क में सरमाया नहीं रहता। हमारे यहाँ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बुनियादी वजह है मुआशी अदम इस्तेहकाम की। तो क्या सर ये जो मुआशी बदहाली है हमारी, और जरदारी साहब का जो दावा है कि मौसम की तब्दीली का, तो क्या कहीं जो मुक़्तदर हलके हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ और नवाज़ लीग के साथ कोई डील कर रहे हैं? नहीं, देखें, मुझे नहीं मालूम कि डील हो रही है नहीं हो रही, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि आज के जो हालात हैं उसमें सियासी महाज़ाराई नहीं चल सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मुक़्तदर हलके क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुक़्तदर हलके, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मुक़्तदर हलके एक बात ज़रूर सोचते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पुरअमन पुरसकून ज़िंदगी गुजारने चाहिए, उनको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर मुल्क में सियासी महाज़ाराई होगी, जब पॉलिटिशियन लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन हाथ मिलाने के रवादार नहीं होंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा मुझे बता दें आप। जब आप आपस में मकालमा ही नहीं कर रहे, देखिए मकालमा जो है, आप इंडिया से तो मकालमा करना चाहते हैं और कहते हैं कि आए बैठे बात करें, 1 कदम आगे बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो अपने लोग हैं, जो अपनी अपोजिशन है, आप उससे बात नहीं करना चाहते। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। आपको बहरहाल वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ेगी अपोजिशन के साथ। अब भी देखें, आपकी कश्मीर कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर कमेटी बनाई है, उसमें अपोजिशन को शामिल, बड़ा खुशाइंद इक़दाम है कि उसमें अपोजिशन को शामिल किया है। उसमें नवीद कमर बैठे हुए हैं, पीपल्स PMLN भी बैठी हुई है उसमें। तो ये देखें, मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत, और ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है मुल्क को चलाना, ये सबका काम है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अपोजिशन पे तो सर करप्शन के बड़े चार्जेस हैं, कैसे बैठे उनके साथ? इमरान खान तो करप्शन के खात्मे का मैनिफेस्टो लेके आया। वो तो ठीक है, हम तो ये नहीं कह रहे, या मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन ये कह रही है कि आप उनके केसेस विड्रॉ करें, लेकिन बात यह है कि आपको कम से कम मिनिमम पॉइंट्स पर एक नेशनल एजेंडे के साथ अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए। मिनिमम एजेंडा क्या हो, ये पार्लियामेंट में बैठ के आपस में तय करें कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बड़ी ख़तरनाक हालत में है, उस पर हुकूमत और अपोजिशन को एक इत्तफ़ाक़ राय करना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि हम मिसाक़ मईशत के लिए तैयार हैं, तो आप एक नेशनल एजेंडे की तैयारी को भी तैयारी में भी शामिल हों, और उस पर भी एक इत्तफ़ाक़ राय करें कि न सिर्फ नेशनल इकॉनमी का हमारा मसला है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हमारे तवानाई के मसाइल हैं, हमारे वाटर सिक्योरिटी का मसला है, हमारी एजुकेशन का मसला है। देखिए, ये वो मसले हैं जो हमें हल करने हैं। 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं हमारे स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं।
हमारी 6% हमारे 6 करोड़ नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, हमारी 6 करोड़ की आबादी जो है ख़त गुर्बत से नीचे, लकीर से नीचे जो है ज़िंदगी गुजार रही है। $2 फ़ी कस, ये बड़ी अलमनाक बात है कि हम $2 फ़ी कस आमदनी से भी कम सतह पे पहुंच गए हैं। और ख़ुद वज़ीर सेहत का बयान था आमिर कियानी साहब का अभी कौमी असम्बली में, जब वो वज़ीर थे, कि पाकिस्तान की 35% आबादी नफसियाती अवारिस का शिकार हो गई है। ये तो उस वक्त की बात थी। 35% आबादी की बात तो उस वक्त आई थी जब ये कहा गया था कि जिस ज़माने में लोड शेडिंग बड़े अपने पीक पर थी, कि लोड शेडिंग ने इतने मसाइल पैदा कर दिए हैं कि हमारी ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन जो हैं वो नफसियाती वारिस का शिकार हो गई हैं, कि हर वक्त देखती रहती हैं कि बिजली कब जाएगी, हम काम कब करें। तो उसकी वजह से जो नफसियाती मसाइल हैं वो पैदा हो गए थे। लेकिन आज जो सूरत हाल है, आज हालत यह है कि मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है। हमें मिडिल क्लास को स्ट्रेंथन करना है। मिडिल क्लास होगी तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मुआवनत करेंगे। अगर अमीर और गरीब दो तबके रह जाएंगे तो यहाँ तबकाती कशमकश बढ़ेगी, जिसकी वजह से मुल्क में जो है बदअमनी पैदा होगी। और ज़रूरत यह है कि हम एक नेशनल एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो। बात हो रही थी चौधरी निसार अली ख़ान की, हम डी ट्रैक हो गए पाकिस्तान की सियासत में। देखें, चौधरी निसार अली ख़ान वो इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने ओथ नहीं लिया सूबाई असम्बली का, बिल्कुल, और 1 साल गुजर गया। हालांकि हमने उन्हें ये कायल करने की कोशिश की थी कि वो ओथ ले लें, क्योंकि ये देखिए आदमी MNA MP है या जब जो भी मेंबर बनता है तो ये हक़ नुमाइंदगी जो है ये अवाम का हक़ है। ये अवाम को उनके बुनियादी हक़ से महरूम करना ये भी मुनासिब बात नहीं है। और हमने ये बावर कराया था कि वो हक़ नुमाइंदगी जो है वो अदा करें, असम्बली में आके ओथ ले लें, और उसके बाद ठीक है आप बाकी जो बिज़नेस है, पार्लियामेंट्री बिज़नेस, उसमें हिस्सा ना लें, लेकिन यह है कि आप सिस्टम का हिस्सा ज़रूर बने। लेकिन उन्हें इस इंतखाबात के नताइज पर बड़ा एतराज़ है, और ओथ ना लेने की एक वजह भी यही है। वो ये कहते हैं कि अगर मैंने ओथ ले लिया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मैं इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर चुका हूँ। वो नहीं तस्लीम कर रहे, और वो मेरा ख़्याल है कि उनको तस्लीम ना करने की एक वजह यह है, जो मैं समझ सका हूँ उनकी गुर्बत की वजह से, कि वो ये कहते हैं कि जब सूबाई असम्बली में मुझे मेजॉरिटी मिली है तो वहाँ नेशनल असम्बली में मेरी मेजॉरिटी क्यों छीनी गई है, जो उनका इल्ज़ाम है। और उनका कहना है कि नेशनल असम्बली में उनकी मेजॉरिटी इसलिए छीनी गई कि वो शहबाज शरीफ के दोस्त थे। आपसे ताहिर साहब वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से भी सवाल करना था, लेकिन प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया था। नहीं, ख्याल से अभी अगली दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह। उसको विड्रॉ करते हैं। तो नाज़रीन, ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि चौधरी निसार साहब जो है वो अपनी सियासत के हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने फ़ैसले किए हैं, किस वक्त का उन्हें इंतज़ार है। लेकिन एक बात जो ताहिर खलील साहब की जानिब से कही गई है कि पाकिस्तान को अगर स्ट्रॉन्ग होना है या माशी तौर पर मजबूत होना है तो मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करना होगा, और सियासी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करे बगैर पाकिस्तान माशी तौर पर जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, माशी तौर पर मजबूत नहीं हो सकता। इस प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।